हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 11। तो इसका मतलब इससे पहले जो कुछ 10 लेक्चर हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं वो आपने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखिए और फिर आइए इस लेक्चर को अटेंड करिए। पिछले लेक्चर में हम लोग जितना मुझे याद है हम फ्लक्स वगैरह स्टार्ट कर चुके थे, राइट? तो फ्लक्स क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है फ्लक्स, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एक फॉर्मूला भी देखा था हमने फ्लक्स का, ई डॉट डेल्टा एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल चीज आ रही है तो फिर इंटीग्रेशन की अपन हेल्प लेते हैं भाई। समझ गए बात को? ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आज का खेला शुरू करते हैं। तो भाई आज अपन क्या पढ़ेंगे? तो पहले अपन लोग फ्लक्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्लक्स कैलकुलेशन एंड देन गॉस थ्योरम। ये दो चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वो आपके इस छोटे से दिमाग में घुस गया होगा। और अगर ठीक है, 100% कभी होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हैं जो आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। और कैसे करोगे वो आप प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके। क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज होती है। रिमेंबर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज होती है, उसको अप्लाई करना एक अलग चीज होती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है भैया हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर न्यूटन का सेकंड लॉ होता है बच्चों एफ बराबर एम ए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में से 99% बच्चों को वो याद होगा कि एफ बराबर एम ए होता है। बिल्कुल ठीक है, ओके। अब इसमें नई बात क्या है सर? ये तो हमको पहले से पता है। लेकिन बच्चों जब आपके सामने एनएलएम का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या आपसे वो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? जबकि एनएलएम वाले चैप्टर के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, 98% क्वेश्चंस वो एफ बराबर एम ए से ही सॉल्व हो जाते हैं। शायद मैंने कम बोल दिया, 99% क्वेश्चन एफ बराबर एम ए से ही सॉल्व हो जाते हैं। कुछ एक होते हैं जिनमें थ्योरेटिकल चीजें काम आ जाती है, बाकी जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं एनएलएम के अंदर वो एफ बराबर एम ए से सॉल्व हो जाते हैं, है ना? लेकिन क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम एनएलएम करने बैठे और तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे? तो देखो, फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, एफ बराबर एम ए, कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है कि एफ बराबर एम ए लगाना है, बट जब उसको लगाने की बारी आती है वहां हम चूक जाते हैं। और उसको चूकने का कारण क्या भाई? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा वो चैप्टर होगा और उतना ही अच्छे से हम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट सीखना होता है पहले। देखो, दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा हो। अरे भाई, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो अप्लाई करना कहां से सीखोगे? वो तो बात की बात है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट को सीखना। दूसरी चीज क्या है? उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना। तो पहली चीज कॉन्सेप्ट को सीखना, वो हम यहां पर कर रहे हैं। दूसरी चीज उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना, वो हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपन यहां पर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप घर पे करिए। जो आपको डीपीपी मिल रही है वो करिए, मॉड्यूल मिल रहा है, जो मॉड्यूल मिला हुआ है जिन्होंने लिया है वो अच्छी बात है, उनमें से करिए। अदरवाइज कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हैं जिसमें से वो क्वेश्चंस आप करें। ठीक है भाई, चलिए। और आप में से एक महाशय जी थे, वो बोल रहे थे सर आप जो डेरिवेशन करवा रहे हो वो हमारी बुक में तो है ही नहीं। अरे भाई, कौन सी बुक की बात कर रहे हो यार? कौन से गोले में रह करके पढ़ाई करते हो यार कि वो डेरिवेशन आपको बुक में मिल ही नहीं रहे? हाँ, कौन सी बुक ले रखी तुमने ऐसी? ऐसा तो है नहीं भाई। यही तो चीजें हैं जो आपके सारी, चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर हो, जेई के अंदर हो, सब यही तो है जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। अब वो अलग बात है कि तुम्हें अगर वो तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता है कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है, तो उसका तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार? क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यार पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था क्या? शायद मुझे याद नहीं आ रहा यार। एक्चुअली क्या है ना कि वो स्लाइड मेरे पास अभी है नहीं, जो मैंने अगर होमवर्क दिया भी होगा तो इसलिए मैं आपको अगले लेक्चर से अगले लेक्चर पे बता दूंगा होमवर्क जो भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बट उसको करके जरूर रखिए बच्चों, है ना? वो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखिए और बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा उसको। ठीक है,
बट जो भी मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको ऑनेस्टली यूज करिए, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए, उसको अच्छे से सीखिए और फिर क्वेश्चंस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना भाई? क्योंकि देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते भैया हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहली जरूरी चीज होती है कॉन्सेप्ट को समझना, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थ्योरी आनी चाहिए। इसलिए पहले थ्योरी सीखिए, थ्योरी से कॉन्सेप्ट पता चलेगा और कॉन्सेप्ट को फिर क्वेश्चंस की हेल्प से अपन अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है भाई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी अपन लोग। क्या पढ़ेंगे भाई आज? आज हम लोग फ्लक्स पढ़ रहे थे ना भाई, तो फ्लक्स अपन पढ़ रहे थे। बिल्कुल बरोबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र क्या आ रहा था, फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, या फिर इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यही थे ना भाई दो, बरोबर? ये दो फॉर्मूले थे। ये कब लगाना है? जब चीजें वेरिएबल हो, है ना, मतलब ई वेरी कर रहा हो या एंगल वेरी कर रहा हो बिटवीन ई एंड डी एस। और ये कब लगाना है? जब सब कुछ कांस्टेंट हो तब लगा देंगे। और इसके ऊपर बच्चों पिछली बार अपन ने एक क्वेश्चन भी कर लिया था, सही बात है। अब आज इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, फ्लक्स कब काउंट होता है भाई? फ्लक्स तभी, फ्लक्स के लिए अपन ये बात कर चुके थे कि फ्लक्स तभी काउंट होगा जब कोई वो जो एरो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले एरो, वो ऐसे सरफेस को पेनिट्रेट कर रहे हो। ये पढ़ा था ना अपन ने कि पेनिट्रेशन होना चाहिए, तभी जाकर के हम सरफेस के थ्रू फ्लक्स को कंसिडर करते हैं। अगर पेनिट्रेशन ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, ठीक है? तो आप ये सोचो कि आप जहां पर बैठे हुए हो ना, आपके सामने एक दीवार है, दिख रही है आपको दीवार? उस दीवार पर आप एरो फेंक के मारो तो वो एरो उसके आर पार हो जाना चाहिए, तो ये अपन फ्लक्स काउंट करेंगे। अगर मान लो आपने क्या किया, वो एरो दीवार के पैरेलल फेंक दिया तो उसका आर पार थोड़ा ना हो रहा है, तो वो फिर फ्लक्स में काउंट नहीं होता है। तो फ्लक्स में काउंट कब होगा? जब भी एरोस पेनिट्रेट करके जाएंगे तो फ्लक्स काउंट होगा, ठीक है? अच्छा सर, ठीक है। तो जरा सोच करके मुझे बताओ, तो मुझे बताना ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, बताना मुझे। मान लो बच्चों एक सरफेस है, कैसा है सर सरफेस? मैं बताता हूं कैसा है वो। ऐसा एक सरफेस है भाई, ये एक सरफेस है, दिख रहा तुमको? हाँ, दिख तो रहा होगा भाई। सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर बताओ। ये एक रेक्टेंगल है, एरिया वेक्टर बताओ। सर आपने कहा था कि ये क्लोज सरफेस है ओपन सरफेस है, ऐसा कुछ पता करने के लिए कहा था। पहले ये सोचो, क्लोज है ओपन है? ओपन सरफेस है, दिख रहा है? ओपन है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं ना, तो ये ओपन सरफेस है। अब अगर ये ओपन सरफेस है तो बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर? सर किधर भी ले लो, परपेंडिकुलर लेना है, या तो इधर लेंगे या फिर बोर्ड के अंदर लेंगे, दोनों में से किधर भी ले सकते हो। अच्छा सर ठीक है, तो मैंने इधर ले लिया भाई। अच्छा सर ठीक। अब मान लो बच्चों मैंने क्या किया, कुछ एरोज है ना इधर फेंके। कैसे फेंके एरो को? ऐसे फेंका मैंने एरो को, ऐसे एरो फेंक दी मैंने, ऐसे इसके पैरेलल, ठीक है? एरो फेंकने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने इधर। अच्छा सर ठीक है। बच्चों मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, बता सकते हो? ये जस्ट एक एग्जांपल है, वर्बली अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? सर फ्लक्स के लिए लगा लो। मैं कहता हूं लगाने की जरूरत क्या है यार, तुम तो सीधा सोचो ना कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस को पेनिट्रेट कर रही है, क्या आर पार हो रही है क्या इसके? नहीं हो रही है। अब जो कि इसके आर पार नहीं हो रही है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा सर, सीधा आंसर निकालेंगे अपन, है ना? कोई भी फील्ड लाइन इसको ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर रही है ना, तो इसलिए यहां पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा सर, इसको E1 बोल देते हैं, तो ये E1 का फ्लक्स है φ1, ठीक है ना भाई? अच्छा सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो। अच्छा तुम इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि सर देखो ये जो है ना, ये एंगल, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, बिल्कुल ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखना कितना बन रहा है? 90 बन रहा है ना? और अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो तो फ्लक्स क्या होता था भाई? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई की जगह पर ई है, एरिया की जगह पर एरिया है बच्चों, और थीटा की जगह पर 90 डिग्री है। और कॉस 90 कितना होता है भैया? जीरो होता है।
तो सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जब भी थीटा 90 होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 बनेगा, तो सीधा अपन कितना बोलेंगे उसका आंसर, 0 बोल देंगे। क्लियर है बात है? जब भी थीटा 90 होगा तो एंगल तो हम लोग क्या बोलेंगे सीधा कि सर 0 फ्लक्स हो रहा है। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? ई और डेल्टा एस के बीच का, और डेल्टा एस की डायरेक्शन किधर होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये कुछ बातें थी जो हमने पिछले लेक्चर पर कर ली थी, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब जरा सोचना, अगर मान लो मैंने एरो को ऐसे फेंक के मारा, अब बताना ऐसे फेंक के मारूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने एरो को ऐसे फेंक के मारा तो अब बताइए इसका फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा? सोचो, अगर एरो को मैंने ऐसे फेंका है तो फ्लक्स कितना होगा, बताइए जरा। सर अभी भी ना 0 ये हुआ। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि कोई भी फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही, इसलिए 0 है। तो जब भी पेनिट्रेशन होगा तो ही फ्लक्स काउंट होगा, पेनिट्रेशन नहीं है तो फ्लक्स भी काउंट नहीं करना, ठीक है भाई। अच्छा सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए भाई। कर लिया? चलो ठीक है। हम्म। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ भाई, क्योंकि आगे आगे काम आएगा अपने ये। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको करना। बेटर, ठीक है। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस। आई होप ये आपको इमेजिन हो पा रहा होगा, है ना। भगवान ने दिमाग दिया, उसको यूज करके इमेजिन करने की कोशिश करिए। तो ये सरफेस कैसा है बच्चों? ऐसा है, लाइक दिस, ठीक है। कौन से प्लेन के पैरेलल है? वाइजेड प्लेन के पैरेलल है ये, ठीक है भाई। हम्म, ओके सर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप कह रहे हो तो। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया? इफ ई वेक्टर बराबर कितना लें? ई नॉट एक्स जे कैप, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो अब आपको क्या करना है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है कितना हो। फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस का पेनिट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना है आपको। अच्छा सर ठीक है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो गया भाई नोट? अब समझना इसको, सॉल्यूशन। चलो भैया समझो। देखो ये एरिया कैसा है, यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स जे कैप, यही है ना भाई। अच्छा मैं इसकी डायमेंशंस भी दे देता हूँ यार, है ना, तब मजा आएगा। और ये वाली जो साइड लेंथ आप देख रहे हैं ये है ए, ये वाली साइड लेंथ मान लेते हैं ये है बी, ठीक है भाई। और यहां से इसकी जो दूरी है ना एक्स एक्सिस से, वो मान लेते हैं एल है। कितनी है? एल, मतलब ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना ये एल है, ठीक है बच्चों। ये वाली जो साइड है ना ये इस एक्सिस के पैरेलल बनाई है मैंने, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं। अब सुनिए भाई मेरी, जो मैं कह रहा हूं,
ये अपने ए लिया हुआ है बच्चों, ये अपने बी लिया हुआ है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी भैया, एल है। ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इस सरफेस के हर, अब थोड़ी मैथ्स यूज कर रहा हूं भाई, मैं मैथ्स है ना, समझना है इसको। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ चलने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में कितनी दूरी चलनी पड़ रही है, उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3,4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में 2 मीटर चलना पड़ेगा, वाई में 3 मीटर चलना पड़ेगा, जेड में 4 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उस पॉइंट पर पहुंचूंगा। यही होता है कोऑर्डिनेट का मतलब। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। यहां से यहां तक जाने के लिए एल चलना पड़ रहा है, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो वाई पर तो जाना नहीं है, जेड पर भी नहीं जाना, तो L,0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा सोचना। सोचो यहां तक जाना है तुम्हें, तो सबसे पहले यहां से यहां जाओगे, कितना चलना पड़ेगा, एक्स की तरफ एल चलना पड़ेगा। फिर इधर से इधर जाओगे तो कितना चलना पड़ेगा, सर वाई में चलना पड़ेगा बी के बराबर। और यहां से यहां जाओगे तो जेड में कितना चलना पड़ रहा है, कुछ नहीं चलना पड़ रहा। जेड में कब चलेंगे, जब इधर आएंगे तब, है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ध्यान से देखो बच्चों, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एल है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एल है, हाँ के ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पूरे सरफेस को देखोगे ना, इस सरफेस के हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों, वो एल के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस रखा है ना अपन ने, ऐसे रखा हुआ है, तो ये आपकी अगर एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, तो सोचिए इस सरफेस के हर पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में सेम दूरी चलनी पड़ रही, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो सभी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, सेम है। मैं एक्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है बच्चों, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, हाँ के ना। इसलिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो अलग अलग एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा? बिल्कुल ठीक है। परंतु इस सरफेस के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई नॉट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सरफेस के हर पॉइंट का, एल जे कैप। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो जहां पर ये सरफेस रखा हुआ है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अभी तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या था, वेरिएबल था, लेकिन इस सरफेस के लिए कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और बच्चों अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट के लिए अपन सीधा निकाल सकते हैं, कैसे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा के बराबर। अच्छा सर ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये याद करो, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको याद हो बच्चों, तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, है ना भाई। जहां पर ए और बी जो होता है ना, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मैग्नीट्यूड्स होते हैं। ए एंड बी, तो ये ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है भाई, ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं ए के और बी के। ठीक है सर, ओके। इसी तरीके से जब आप ई डॉट एस लिखते हो ना, तो ये ई और डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल आपको वैल्यू उठानी है वहां से, तो ये तो होगी इसकी डायरेक्शन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ई नॉट एल के बराबर। डेल्टा एस क्या, इसका एरिया है बच्चों। इसका एरिया कितना होगा, ये साइड ए है, ये वाली साइड बी है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। अब एंगल कितना होगा, अरे सर एंगल तो बताया नहीं आपने, बता चुका हूं भाई। सरफेस कैसे रखा हुआ है, ऐसे, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे। सर ऐसे ही लेना है, ऐसा नहीं ले सकते क्या, ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन लेना सरफेस के परपेंडिकुलर ही है भाई। तो मैंने क्या किया, इधर ले लिया। अब सोचो अगर मैंने इधर ले लिया तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सर जे की तरफ है, जे, जे मतलब वाई एक्सिस की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वाई की तरफ, ऐसे यूं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके सर ठीक है। और एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, एरिया वेक्टर आ रहा है इधर। ओके, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सर 90 डिग्री। 90 है तो डायरेक्ट कितना बोल सकते हैं भाई, cos 90 जीरो होता है तो फ्लक्स भी जीरो आ जाएगा। मैं तो कह रहा था तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनते तो। किस किस के दिमाग में वो बात आ गई थी कि सर आंसर तो जीरो ही आएगा मेरे सॉल्व करने से पहले? रीजन क्या था, रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो क्या कोई फील्ड लाइन से जो सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हो, तो नहीं कर रही है, इसलिए फ्लक्स जीरो आ जाएगा। फ्लक्स कब होता है, जब फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करें, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए।
वन मोर, इसको नोट कर लीजिए, लेकिन पहले बच्चों स्क्रीन को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया भाई, क्या बोलते हो, आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट है बच्चों एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसका डायग्राम तो अपन ने यूज कर रखा है ना पहले से ही, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यस। चलो ये बनाते हैं, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पहले मैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये क्यूब है बच्चों, क्यूब, क्यूब ऑफ साइड लेंथ कितनी ले लें, ए ले लेते हैं, ठीक है, इसकी साइड लेंथ ए है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट आई कैप दी हुई है, देन फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो पूरे क्यूब के थ्रू हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, बस इतनी सी बात। यस बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल है? सर ये तो कांस्टेंट है, ई नॉट आई कैप, हाँ के ना कांस्टेंट है। डायरेक्शन किधर है इसकी, आई की तरफ, ऐसे एक्स की तरफ इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसलिए ई भी कांस्टेंट है। और अगर ई कांस्टेंट हो गया तो मैं सीधा ई डॉट डेल्टा एस लगा सकता हूं, सही बात है बिल्कुल। लेकिन 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 उसमें कुछ सोचना है आपको, और क्या सोचना है वो समझना। ये लीजिए हटा दिया मैंने, चलिए भैया इसको लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने, बच्चों नहीं लिखा है तो पहले इसको लिखो। हाँ जी, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म चलिए समझो इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सर आई की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ऐसे बनेंगी ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ बिल्कुल ऐसे बनेंगी सर। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना, तुमको थोड़ा सा कुछ कुछ दिखने लग जाएगा यहाँ पे, क्या दिखेगा सर, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी, ठीक है भाई। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ई नॉट के बराबर है। सर डायरेक्शन क्यों नहीं बताई, डायरेक्शन मैग्नी हमने कॉमन सेंस से दिखा दी डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए नहीं बनाई, ठीक है। अब बच्चों एरिया, ये जो क्यूब है ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है क्यूब, ये तो क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होता है, सर हमेशा बाहर की तरफ होता है। अब सोचिए अगर हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है और परपेंडिकुलर लेना है, तो बताइए इस वाले सरफेस का, इसको एक नाम देते हैं, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये लीजिए, ये अपने नाम दे दिया। ध्यान से देखो, अच्छा ई को यार, ई यहां पर भी ना, इसको कुछ नाम देते हैं और पी बोल देते हैं इसको, पी, ठीक है, ओके। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, ए बी सी जी दिख रहा है, इस सरफेस के लिए अगर जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो ना बच्चों, उस रूम को इमेजिन करो, आपके सामने वाली दीवार है, वो पूरा एक क्यूब बन रहा होगा, आपका रूम दिख रहा है आपको। अब वो जो रूम है ना, जो आपके सामने वाली दीवार है, वो पूरा का पूरा रूम एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। सोचना, परपेंडिकुलर लेना होता है, बाहर की तरफ लेना होता है, तो आपके सामने वाली जो दीवार है उस पर परपेंडिकुलर बनाओ, और इस तरीके से बनाना कि वो रूम के बाहर की तरफ जाए, तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा,
सही बात है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ऊपर वाले छत पर किधर बनेगा परपेंडिकुलर, ऐसे बनेगा। किधर बनाना है, बाहर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। अच्छा, सामने वाली दीवार हो गई, छत हो गया। ये नीचे वाला फ्लोर का एरिया वेक्टर किधर बनेगा सर, वो नीचे बनेगा। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे नीचे बना दिया अपन ने। ओके सर, ठीक है। इधर वाली दीवार का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, उधर बनेगा, बाहर। इधर वाली दीवार का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर बनेगा। और कौन सी दीवार बची, मेरे पीछे वाली बच रही है। पीछे वाली दीवार का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर की तरफ। हमेशा रूम क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर की तरफ बनाना होता है भाई, है ना। तो इधर वाली का एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, डेल्टा S4 कह देते हैं इसको। सामने वाली का एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, इसको अपन डेल्टा S5 कह देते हैं। और जो पीछे वाली सरफेस होगी ना, उसका एरिया वेक्टर ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो तुम φ2 निकालने की कोशिश करो। φ2 कितना होगा, φ2 मतलब सरफेस नंबर 2 के थ्रू फ्लक्स बताओ। सोचो, डायरेक्ट कोशिश करना, बिना पेन चलाए आंसर करने की कोशिश करना कि 2 के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा। मतलब इस ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ कितना होगा। इस ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा, इसके थ्रू, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, बता सकते हो? सोचो 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 सोचो, इसके थ्रू फ्लक्स बताना तुमको, इसके थ्रू, ये टॉप सरफेस के थ्रू। फ्लक्स कब काउंट करना है, जब पेनिट्रेशन हो। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी नजर आ रही है जो कि इस ऊपर वाले सरफेस को पेनिट्रेट करके जाए? तो जवाब है नहीं, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। पेनिट्रेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, एरो तो इसके पैरेलल जा रहा है ना, पेनिट्रेशन थोड़ी ना हो रहा। और अगर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा तो फ्लक्स कितना, जीरो। अच्छा सर, ऐसे तो आप, तुम इमेजिन करो भाई, इमेजिन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो एरो ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे। तो तुम खुद सोचने की कोशिश करो, अगर तुमने एरो ऐसे फेंके तो वो कौन कौन सी दीवार को पेनिट्रेट करेंगे। एक तो पीछे वाली दीवार को पेनिट्रेट करेंगे, एक सामने वाली को पेनिट्रेट करेंगे। सही बात है। क्या इधर वाली को पेनिट्रेट करेंगे क्या, नहीं, उसके तो पैरेलल जा रहे होंगे। क्या छत को पेनिट्रेट करेंगे, नहीं, उसके भी पैरेलल जा रहे होंगे। क्या नीचे वाले फ्लोर को पेनिट्रेट करेंगे, नहीं, उसके भी पैरेलल जा रहे होंगे। क्या इधर वाली दीवार को पेनिट्रेट करेंगे, नहीं, उसके भी पैरेलल ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले के थ्रू भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, नीचे वाले के थ्रू भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, तो उसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए। सामने वाली दीवार के थ्रू भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, तो उसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए। पीछे वाली दीवार के थ्रू पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, तो उसके थ्रू भी फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए भाई, जीरो हो जाना चाहिए। समझे बात को? तो ये लीजिए, 4 का तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। अब मुझे केवल 2 सरफेस का फ्लक्स और निकालना है। कौन कौन सी का, 1 का और 4 का। तो सबसे पहले 1 की बात करते हैं बच्चों। 1 के लिए एरिया वेक्टर किधर बनेगा, अच्छा, सामने वाली दीवार पर पेनिट्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ऐसे पेनिट्रेट करके जा रही है, ठीक है। तो 1 वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को ध्यान से देखिए। इस सरफेस के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं एरिया वेक्टर किधर है? हाँ बिल्कुल, ये बना रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये बना रखा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है। ई की जगह पर अपने लिख दिया ई नॉट। डेल्टा एस कितना भैया इस सरफेस के लिए, सर इस सरफेस का एरिया जो है ना, चूंकि एक क्यूब है, क्यूब है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन ए है, ये भी डायमेंशन ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया ना भैया, कॉस थीटा। अब मुझे बताइए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, सर 0 डिग्री है। और अगर ये 0 डिग्री है तो फ्लक्स कितना हो गया भैया, ई नॉट ए स्क्वायर हो गया। आया आंसर? ठीक है सर, ओके। अब ऐसे ही तुम लोग इस पीछे वाली दीवार के बारे में सोचो। ये जो 4 नंबर वाली सरफेस है ना, एरो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई, इस तरफ है। अच्छा सर, एरिया वेक्टर इस पीछे वाली दीवार का किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर हमेशा किधर लेना होता है, बाहर की तरफ लेना होता है सर। तो सोचिए बच्चों, इस पीछे वाली दीवार का एरिया वेक्टर किधर आएगा, सर इस पीछे वाली दीवार का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक ऐसे दूसरा ऐसे, तो एंगल 180 हो गया। तो एंगल 180 आ रहा है यहां पर, और अगर एंगल 180 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस 180। ई की जगह पर बच्चों ई नॉट है, डेल्टा एस कितना है सरफेस का बताइए, क्योंकि ये भी एक क्यूब है और क्यूब का ये वाला साइड भी ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस 180 -1 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ओके सर, अब हमें क्या करना था, इस पूरे रूम के थ्रू फ्लक्स निकालना था।
और अगर पूरे रूम के थ्रू फ्लक्स निकालना तो हमने क्या किया, हर एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाला और फिर जोड़ दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? यस, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, और चूंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आप हर एक के थ्रू फ्लक्स निकाल के सिंपल जोड़ सकते हैं। तो फाइव वन कितना भैया, 0 है। फाइव टू कितना है, फाइव टू आ रहा है 0। नहीं, फाइव वन 0 थोड़ा ना आ रहा है यार, फाइव वन की तो वैल्यू आ रही है कितनी, ई नॉट ए स्क्वायर के बरोबर। ठीक है, फाइव टू कितना है, 0 है। फाइव थ्री कितना है, 0 है। फाइव फोर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर है। फाइव फाइव भी 0 है, फाइव सिक्स भी 0 है। तो देखो ये इससे भी कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? कितने लोगों का आंसर 0 आ रहा था भाई, मेरे से पहले ही बताओ, बताओ मुझे। आ रहा था किसी का? अगर आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो सीखो कि क्या गलती हुई है। ठीक है, सीखने आए अपन यहाँ पर। क्लियर है भैया कैसे करना होता है? आगे बढ़े। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, वन क्वेश्चन मोर। अच्छा सर ठीक है, देख लेते हैं आप कह रहे हो तो। इसको नोट कर लो, लेकिन भाई पहले इसको नोट कर लो। कर लिया? स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। ये क्या है सर? ये एक फ्लोर है। कौन सा फ्लोर? जिस पर तुम अभी बैठे हुए हो, ठीक है, वो वाला फ्लोर है। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अच्छा सर लगा दो, अच्छी बात है। तो दो क्वेश्चन दे दूं एक ही क्वेश्चन में, चलेगा? ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये ए है बच्चों और ये भी ए है। हमें क्या करना है, फ्लक्स बताना है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑन इफ। दो क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, ई नॉट वाई, या फिर पहले ले लेते हैं अपन ई नॉट जेड, कितना ले बताओ, ई नॉट जेड आई कैप, ये लीजिए। ठीक है, पहला तो ये ले लिया आपने। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वाई जे कैप। ठीक है भाई? अच्छा, ये दो क्वेश्चन है। आप चाहे तो अपनी तरफ से पहले ट्राई करके देख सकते हो एक बार, है ना, फिर हम लोग इसको मिलके अभी सॉल्व कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, हो गया भाई? चलो समझो इसको, समझना समझना। कॉपी कर लें इसको, हो गया कॉपी? ओके, अब एक एक करके सॉल्व करेंगे भाई इसको, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेंगे, ये लेंगे, ये वाला ई नॉट जेड आई कैप, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ई वेक्टर बराबर ई नॉट जेड आई कैप। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यस, ये लीजिए। अब मुझे बताओ, मेरे पेन चलाने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। इस वाले केस में आंसर कितना, 0। अब 0 क्यों, घर पे बैठ के सोचो और मुझे कमेंट में बताना ये 0 क्यों आया। ठीक है, मुझे बताना कि इसका आंसर 0 क्यों आया, किस खुशी में आया। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सोचना घर पे बैठ करके कि 0 क्यों आया। अच्छा सर ठीक है, आप कह रहे हो तो सोच लेंगे, मैं फिर आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर पे। ठीक है, चलिए इसको देखो। है, दो बार कॉपी किया था ना भाई, ये रहा, तो एक बार इधर रह गया था। दूसरे वाले केस में एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए थे ना भाई अपन ने।
ई वेक्टर कितना था, ई नॉट वाई जे कैप। अच्छा बच्चों इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्लोज सरफेस है ओपन सरफेस है। सर ये तो एक ओपन सरफेस है, और ओपन सरफेस का एरिया किधर होता है, किधर भी ले लो जिधर तुम्हारा मन करे, लेकिन हमेशा किधर लेना होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सोचिए जिस फ्लोर पर तुम अभी बैठे हुए हो उस पर परपेंडिकुलर बनाना है तुमको। कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। हाँ क्या ना, कोई भी ले सकते हो डायरेक्शन। मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं तो इस तरफ लूंगा, मैंने कहा ले लो यार, ये लीजिए, ये इसका एरिया वेक्टर आ गया। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, वो भी कितना है, ई नॉट वाई जे कैप। तो पहली बात तो ये वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन को ध्यान से देखो, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब एरो निकल के कैसे आ रहे हैं, जिस फ्लोर पर तुम बैठे हो ना उसके परपेंडिकुलर ऐसे एरो चल के आ रहे होंगे इस टाइप से। कैसे चल रहे होंगे एरो, इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे एरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ई नॉट वाई जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो अपने दिखाई दी ना। अपन एक काम करते हैं, सिंपल इसका वैल्यू लिख देते हैं, ई नॉट वाई ना, डायरेक्शन प्लस जे कैप में। क्लियर है बात ये। तो बताओ इसके और इसके बीच में एंगल कितना, अरे सर 0 डिग्री एंगल बनना है ना सीधा यहाँ पर। तो हाँ, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, फ्लक्स निकालना होता है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, तो इस बार सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन आ गया है। हालांकि तुम इसको बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो। सर इंटीग्रेशन भी तो मैथ्स ही होता है, हाँ बिल्कुल होता है ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे मैथ्स के साथ तो जल्दी हो जाएगा, है ना। देखो भाई, तुम क्या करो, पहले इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लो। ये ले लिया सर मैंने। कितना एरिया लिया, इसका नाम है बच्चों डीएस। तो जिस फ्लोर पर तुम बैठे हो ना वहां पर तुमने ऐसे छोटी सी मार्किंग कर दी, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा सर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ये लीजिए इसका एरिया वेक्टर हो गया। ओके, और अब क्या करो, इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। सही बात है ना, बिल्कुल। एंगल तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये भी तो बताओ। तो सोचिए जिस जगह पर ये एलिमेंट आपने लिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना वाई के साथ वेरी कर रहा है, वाई की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के लिए वाई कितना है। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं ना भाई। सोचिए ये एलिमेंट कौन से प्लेन में है, ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट आपने लिया ना ये एक्स वाई प्लेन में है। और बच्चों एक्स वाई प्लेन के एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स जेड प्लेन है ना। और अगर आपको याद हो तो एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई के साथ चेंज हो रहा है, ई नॉट 0 जे कैप, वो भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि इस एलिमेंट को यहां की जगह अगर मैं यहां लेता तो क्या होता। सर इसके लिए भी इलेक्ट्रिक, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी एक्स जेड प्लेन में है। अगर एलिमेंट आपने यहां लिया होता, एलिमेंट आपने यहां लिया होता, अरे सारे एलिमेंट कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में तो है। क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, इसलिए हम सीधा इसका आंसर कर सकते हैं कितना, 0। रीजन क्या है इसके पीछे, सिंस ई बराबर 0 फॉर द क्यूब, क्यूब कह रहे फॉर द स्क्वायर। तो जिस फ्लोर पर तुम बैठे हो वहां पर ई बराबर कितना है बच्चों, 0 है। अच्छा सर ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे। कैसे बना सकते थे बताता हूं, अभी पहले इसको नोट करो। समझ में आ गई भाई, वाई 0, एक्स जेड प्लेन पर वाई 0 होता है, तो वहां पर वाई, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के साथ वेरी कर रहा है और वाई 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे हो तो। चलिए भैया नोट हो गया, आगे बढ़े अभी। नेक्स्ट देखो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी।
ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? ये साइड लेंथ बच्चों अभी भी ए है, ये भी ए है। भाई काम करते हैं, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर देते हैं। सोचना भाई, थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे आंसर फटाफट मिल जाएगा अभी आपको, बस थोड़ी सी मैथ्स। हम्म, ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये ए है भाई, ए, ये भी ए है। और मान लेते हैं कि ये जो आपने लिया हुआ है ना, वो भी ए ऊपर है, मतलब यहां से ए ऊपर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पहले तो अपन फ्लोर पर बैठे हुए थे, वहां का फ्लक्स निकाल रहे थे। इस बार हम छत के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। तो ये तुम्हारी छत है भाई, दिख गई तुम्हारी छत। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इफ ई वेक्टर बराबर ई नॉट वाई जे कैप, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो अब आपको क्या करना है? फ्लक्स निकालना है सरफेस के थ्रू, कितना होगा। चलो ट्राई करो एक बार, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, इफ यू डोंट वांट देन स्टिल यू हैव टू ट्राई। हो गया भाई, ट्राई किया, आंसर आया किसी का? स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करना है, ऐसा मत सोचना कि भाई हाँ चलो ठीक है, स्क्रीन को चालू रख दिया और फिर ट्राई कर रहे हो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलिए भैया अब सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट के साथ। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसका कॉपी कर लेता हूं पहले। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है? सर वाई के साथ वेरी कर रहा है। अगर मान लीजिए वाई को अपन फिक्स कर दें तो क्या होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो जाएगा, सही बात है ना। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो छत है, ये वाली छत, ये वाली छत, इसके हर पॉइंट की दूरी, हर पॉइंट की दूरी, यहां फ्लोर से, हाइट की बात कर रहा हूं, हाइट की, मतलब जैसे तुम यहां पर बैठे हो, है ना, तो तुम्हारे जहां पर तुम बैठे हो वहां से जो तुम्हारे जस्ट ऊपर वाला छत का पॉइंट है, वहां तक की दूरी देख लो, मतलब हाइट, हाइट बिटवीन सीलिंग एंड दिस फ्लोर। तो फ्लोर और सीलिंग के बीच की जो दूरी है ना, वो हर जगह पर सेम होगी, सही बात है। तो चाहे आप यहां पर देखो तब भी हाइट की वैल्यू ए के बराबर है, चाहे आप यहां पर देखो तब भी हाइट की वैल्यू ए के बराबर है, चाहे आप यहां पर देखो तब भी हाइट की वैल्यू ए के बराबर है, और यहां पर देखो तब भी हाइट की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए के बराबर है, सही बात है बिल्कुल। अब हाइट का मतलब क्या हुआ? हाइट की तरफ कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। अब चूंकि सबकी हाइट सेम है, तो सबका वाई एक्सिस भी, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? सेम हो गया। और चूंकि सबका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो गया। इसका मतलब अगर वाई को अपन ने फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बच्चों? फिक्स हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट है कितना बताइए? इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ओरिजिन से इधर जाना है तो कितना चलना पड़ेगा? a चलना पड़ेगा। इसलिए इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी ई नॉट ए जे कैप के बराबर। आएगी कि नहीं आएगी? समझ गए फिक्स कैसे हुआ? ठीक है सर, ओके। अब चूंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया, और फिक्स के लिए अपन फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? ई डेल्टा एस कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी बच्चों? ई नॉट ए के बराबर है। इसका एरिया वेक्टर कितना हो गया? इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया ए स्क्वायर। एंगल कितना हो गया? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और इसका एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, इसलिए कॉस जीरो हो गया। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा भैया? ई नॉट ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर है भैया ये कैसे करना होता है? अच्छा सर ठीक है, कह रहे हो तो मान लेते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए बच्चों, और अगर आपका ये आंसर आ गया था तो बहुत बहुत बधाई हो आपको।
नहीं आया तो देखो क्या मिस्टेक की तुमने, कहां पर चूक गए तुम लोग। हो गया भाई नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म तो एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूँ, घर पे ट्राई करना बच्चों उसको। ये आपके सामने सामने वाली दीवार है भाई, आप ही की कमरे की दीवार है ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। मजा नहीं आ रहा है, ड्राइंग थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी पड़ेगी भाई। ओके, अभी ठीक है। यार ये वाला ना थोड़ा सा ज्यादा तिरछा बन गया क्यों भाई? ये तो ये वाली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। ठीक है सर, ये एक और साइड बना दी अपन ने, ये भी ठीक है। और ये भी एक और बना दी, ये भी ठीक है। अभी ठीक है भाई, राइट। हाँ ठीक है यार, जो भी है मतलब, ये ऐसे है दीवार, ये दीवार है, ठीक है। कौन सी दीवार है ये? तुम्हारे सामने वाली दीवार, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है। तो इफ ई वेक्टर बराबर ई नॉट वाई आई कैप, सॉरी जे कैप है ना, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये साइड लेंथ आपको दी हुई बच्चों ए, ये वाली भी दी हुई है ए के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? जे की तरफ है। किसके साथ वेरी कर रहा है? वाई के साथ वेरी कर रहा है। अच्छा सर ठीक है। और अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा भाई तुमको। यार एक मिनट है ना, डायरेक्शन इसकी ऐसे लेंगे ना, ये तो सीधा तुम बोल दोगे अभी सर इसका आंसर तो हमें पहले से ही पता है। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। ओके, नोट कर लिया। अब समझना भैया इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। पे योर अटेंशन। हम्म ओके, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके साथ वेरी कर रहा है। वो वेरी कर रहा है वाई के साथ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? आई की तरफ है, तो टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, सही बात है बिल्कुल। पॉजिटिव एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है भाई, इस तरफ। तो इधर एरो फेंक रहे हैं अपन। अच्छा, और एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? सर वो भी तो इधर ही होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट भी ले लिया ना इस सरफेस पर बच्चों, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया तुमने, मान लो ये वाला है ना, तुम्हारी दीवार पर एक छोटा सा मार्किंग कर दो, तो उसको, उसका जब आप एरिया देखोगे ना तो वो भी इधर ही आ रहा होगा, सही बात है बिल्कुल। तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सोचिए, ये जो तुम्हारे सामने वाली दीवार है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, उसका एरिया वेक्टर भी उसी तरफ है, तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना? सर 0 डिग्री। इसका मतलब फ्लक्स जीरो तो नहीं होगा, सही बात है बिल्कुल। अरे पेनिट्रेशन हो रहा है ना, तुम खुद देखो ना, पेनिट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। एरो कैसे फेंक रहे हैं अपन? ऐसे फेंक रहे हैं, तो वो दीवार को पेनिट्रेट करके जाएंगे सही, तो फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा। तो फिर होगा कितना? वही तो निकालना है। अब इस बार समस्या क्या है,
कि यहां पर ये जो है ना, ये वाई के साथ वेरी कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, इस सरफेस के या ये जो दीवार है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इसकी हाइट हो गई है ना। ये जो तुम्हारे सामने वाली दीवार है, इसकी इसके हर पॉइंट की हाइट फ्लोर से सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, वैसे वैसे हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? ये तो एक्स जेड प्लेन में है, और अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? यहां तक पहुंचने के लिए अपने को इधर से वाई की डायरेक्शन में ए चलना पड़ेगा, इसलिए इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो ए के बराबर हो गया। सही बात है बिल्कुल, हाँ कि ना? तो देखो, अलग अलग हाइट पर वाई की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर हम यहां पर एलिमेंट लें, और एलिमेंट का अप्रोच मैं आपको पहले से सिखा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, अगर हम यहां पर एक एलिमेंट ले, ऐसा ऐसा मैंने एक एलिमेंट लिया, मतलब जो दीवार तुम्हारे सामने है उस पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया इस टाइप से, ये वाला, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पर तुमने क्या किया कि एक स्ट्रिप बना दी, ऐसी ऐसी स्ट्रिप बना दी। कितनी हाइट पर बनाई? वाई हाइट पर। उसकी थिकनेस कितनी रखी तुमने? डी वाई के बराबर। तो सोचो, अगर तुमने ये छोटा सा जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप का, वो जो स्ट्रिप तुमने बनाई है, उस स्ट्रिप के हर पॉइंट की हाइट ग्राउंड से सेम होगी अलग अलग? सर सेम होगी, तो हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। और बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट अगर फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब पूरे दीवार के लिए तो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रिप दिख रही है ना, उस स्ट्रिप के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। कितना? वाई के बराबर। इसलिए इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं थ्रू आउट दिस स्ट्रिप। बिल्कुल ठीक है। अब सोचिए, वो जो स्ट्रिप तुमने बनाई है, उस स्ट्रिप के हर पॉइंट का हाइट ग्राउंड से सेम है, कितना? वाई के बराबर। अब उस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर किधर होगा सर? वो स्ट्रिप का एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ होगा। अरे जिधर इस सरफेस का एरिया, स्ट्रिप का एरिया भी उधर ही होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये लीजिए, इस स्ट्रिप का एरिया आ गया। एक सेकेंड, यस। तो ये वाई इसका फिक्स हो गया। अब अगर वाई फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो गया इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो तुम कहोगे सर एरिया जो आ रहा होगा ना, एरिया ऑफ एलिमेंट, तो एरिया ऑफ एलिमेंट आ जाएगा ds बराबर, वो स्ट्रिप का एरिया सोचो जो तुम्हारे सामने बनी हुई है, उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी भैया? डी है। इसकी विड्थ कितनी है भैया? ए के बराबर है। इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया भाई? ए इंटू डी वाई के बराबर हो गया। ओके, अब इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स सोचो, तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंट, डी फाई बोलेंगे अपन इसको, डी फाई। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा भाई? ई डी एस कॉस थीटा के बराबर। अच्छा सर, बच्चों इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? यहां पर y, इसकी जो हाइट है ना, वो y के बराबर है। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को लेना है वो y ई नॉट वाई के बराबर लेना है। सही बात है बिल्कुल, ई नॉट वाई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये तो हो गया ई नॉट वाई के बराबर। इसका एरिया कितना बच्चों? ए इंटू डी वाई के बराबर है। और थीटा कितना आ रहा है? 0 डिग्री। तो ये फ्लक्स आ गया। अब ये फ्लक्स किसके थ्रू आया? इसके थ्रू। मतलब इतनी नंबर ऑफ मैग्नेट, इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस स्ट्रिप को पेनिट्रेट करके जा रही होगी। तो बताइए पूरे के थ्रू कितनी जा रही होगी? तो फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन में डी फाई। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यार। जो भी चीजें कांस्टेंट है बच्चों उनको बाहर निकाल लीजिए। तो ई नॉट और ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया अपन ने। अब अंदर क्या बचेगा? y इंटू डी वाई। बच्चों इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है सर? y के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी लगाएंगे? y की लगाएंगे। अब सोचो y की लिमिट कहां से कहां तक, तो मैं तुमको पहले के लेक्चर में सिखा चुका हूं कि लिमिट कैसे रखनी होती है। सबसे पहले ये पहचानो कि y क्या है सर? वो स्ट्रिप जो अपन ने ली है ना, उसकी हाइट है कहां से? फ्लोर से।
तो बताइए स्ट्रिप कहां से कहां तक ले सकते हो सर? यहां से यहां तक। अगर यहां ली आपने स्ट्रिप तो y कितना 0, और अगर यहां ली स्ट्रिप तो y कितना a। तो बताइए y की लिमिट 0 से a तक हो जाएगी। तो फ्लक्स बराबर कितना आ गया भैया? ई नॉट इंटू ए। वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई नॉट ए। बच्चों y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई टू। लिमिट हो गई कहां से कहां तक? 0 से लेकर के a तक। तो ये हो जाएगा ई नॉट ए इंटू में अपर लिमिट ए स्क्वायर बाई टू माइनस में लोअर लिमिट 0। तो ये हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब बाई टू। ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। अब तुम में से कितनों का आंसर मुझसे पहला आ गया था? अगर आ गया तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, नहीं आया तो आप देखो कि कहां मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों आंसर नहीं आया था। क्लियर है भैया? तो जब भी ऐसे वेरिएबल होगी ना चीजें, तो हमें फ्लक्स इस तरीके से निकालना होता है। एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? कितना? थोड़ा सा। देखो भाई, अच्छा पहले इसको तो नोट कर लो यार। इसको भी नोट करो। हो गया? ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ नई चीज सीखेंगे। और ये डिस्क कैसे रखी हुई है? ऐसे, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया? एक चार्ज रख दिया। कितना चार्ज? क्यू चार्ज। ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। और हमें क्या बताना है बच्चों? इस डिस्क की रेडियस अगर ए हो तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना होगा। ड्यू टू चार्ज क्यू कितना होगा। और बच्चों ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद भी रखना है, ठीक है। इस क्यू की वजह से इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, ये हमको निकालना है। अच्छा, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों? तुमको सीधा नाम फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया करते थे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट आई कैप है या फिर ई नॉट वाई जे कैप, ऐसे ऐसे बोल दिया करता था ना मैं। परंतु अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया नहीं है, हमें सोर्स दिया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा। और अब हमें बताना है कि इस डिस्क के थ्रू कितनी मैग्नेटिक कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, कितनी फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगी, ये निकालना है अपने को। अच्छा, ठीक है सर। अब इसको निकालते हैं। देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट तुम्हें फाइनली याद भी रखना है कि होता क्या है रिजल्ट। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कैसे रही होंगी? यस, अपन ने पढ़ा है भाई, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, याद है आपको? यूं और यूं, ऐसे जाएगी ना, फिर ऐसे भी जाएंगी। हाँ बिल्कुल जाएगी सर। ऐसे भी जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। ऐसे भी जाएंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी, कहने का मतलब है ना। ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी, सब तरफ जाएगी। परंतु हमें कौन सी वाली फील्ड लाइंस देखनी है? केवल हमें वो देखनी बच्चों जो कहां से पास हो रही हो, जो इस डिस्क से पास हो रही हो। तो डिस्क से जो फील्ड लाइंस जा रही है ना, वो केवल इतने से रीजन की जा रही है, बाकी तो ऐसे ही दूसरी जगह से निकल रही होगी। सही बात है बिल्कुल। हम्म। तो हमें यही बताना है कि इस चार्ज की वजह से कितने मैग्नेटिक, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो कि इस डिस्क से पास हो रही होंगी। अच्छा सर, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? सर सीधा ई डॉट ई डॉट डेल्टा एस कर दो ना। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? बच्चों एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होता है ना भाई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखो आर के साथ वेरी कर रहा है, हाँ के ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर आर बदलेगा ना, आर क्या है, चार्ज से दूरी है, तो अगर किसी पॉइंट की चार्ज से दूरी बदल जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इस चार्ज क्यू की दूरी इस डिस्क के हर पॉइंट से सेम है या डिफरेंट है, मैं कहूंगा कि डिफरेंट है, और इस वजह से पूरी डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। क्योंकि डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई यहां पर कैसा है बच्चों, वेरिएबल है, इस वजह से। समझ गए बात को? तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता कि एलिमेंट लिया था और एलिमेंट के लिए फिर फ्लक्स निकाला था, यही किया था ना, यहां पर भी यही करेंगे। याद करिए बच्चों, डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लिया था अपन ने, याद करो, जब मैंने आपको वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वगैरह पढ़ाया था तो उस समय डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लिया था, डिस्क, एक रॉड के लिए क्या लिया था, याद करो, ऐसे छोटे छोटे से पीसेस लिए थे। डिस्क के लिए क्या लेंगे, रिंग्स लेंगे, क्या लेंगे, रिंग्स। तो हम यहां पर इसको बहुत सारी रिंग्स में तोड़ देंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला डायग्राम है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और सॉल्यूशन में इसको आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, ये लीजिए, ताकि इतना ज्यादा कचरा आपको दिखाई ना दे, ठीक है, समझना भैया। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्क लेंगे पहले, ठीक है सर, ले लो, ये लीजिए, ये डिस्क है, इसमें से छोटी छोटी सी रिंग्स काटेंगे अपन। दिख रही है क्या तुमको, नहीं, क्लियर, मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा, ये वाले ले लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, एक एलिमेंटल रिंग ले ली, ठीक, इमेजिन हो पा रही है रिंग कैसे लिए, ऐसा एलिमेंट अपन पहले भी ले चुके हैं एक बार, अगर आपको याद हो तो, ठीक है सर। ये जो रिंग आपने ली है, इस रिंग का रेडियस मान लीजिए बच्चों एक्स है, कितना है, एक्स, और इस रिंग की थिकनेस है बच्चों डी एक्स। तो सबसे पहले तो आप इस रिंग के बारे में सोचिए, इस रिंग को मैं अलग से उठा के बना देता हूं इधर, ताकि आप लोग इसको इमेजिन कर पाए अच्छे से। ये रिंग ऐसे बनाई है अपन, है ना, इस तरीके से, ये लीजिए, ये रिंग अपनी ऐसे है भाई, ठीक, यहां से कितनी दूरी पर है ये, दूरी वूरी तो दी भी नहीं है, आर मान लेते हैं, है ना, आर दिया हुआ है, ओके। अब यहां पर चार्ज रखा हुआ है, और अब आपको क्या बताना है बच्चों कि इस डिस्क के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, तो ये ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ये ऐसे जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसे भी जाएंगी, ये भी ठीक है, फिर ऐसे भी जाएंगी, ये भी ठीक है, ऐसे जा रही होगी ना भाई, मुझे सारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एक दिखा देता हूँ, उससे अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना, ताकि डायग्राम की अ, इज्जत बनी रहे, है ना, इसलिए अपन कम फील्ड लाइंस दिखाएंगे यहाँ पर। अब सोचिए बच्चों, ये जो एलिमेंटल रिंग है ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है, सर ये तो ओपन सरफेस हो गया, क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिख रहे हैं क्या तुमको, नहीं दिख रहे हैं, तो ये ओपन सरफेस हो गया। ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर, हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किधर, या तो इधर या फिर इधर, दोनों में से किधर भी ले लो। सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इधर लूंगा, ले लो कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये हो गया डीएस। अब इसका एरिया वेक्टर होगा कितना, तो भैया इसका एरिया वेक्टर होगा, देखो यहां से इसको कट लगाओ, कट लगाया तुम, कट लगा के जैसे आप इसको ऐसे लंबा करोगे ना तो ये ऐसी नजर आएगी आपको, जैसे आप इसको कट लगा के ऐसे बनाओगे तो ये आपको ऐसी नजर आएगी, ऐसी नजर आ रही है ना भाई, बिल्कुल ठीक है, ऐसी बनेगी भाई। अब सोचिए, ये जो बन रही है इसका ये वाला साइड कितना होगा, सर ये तो 2 पाई एक्स हो जाएगा, और ये कितना होगा, सर ये तो डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चों ये वाला एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या आप मुझे इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया बता सकते हैं, यस, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए एरिया आ गया। अब एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो बताइए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है,
सर ये रहा एंगल। क्या जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा? बिल्कुल ठीक है, उतना ही होगा। तो ये लीजिए ई और डीएस के बीच में एंगल आ गया अल्फा। तो बताइए इस छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई डी फाइव बराबर ई डीएस कॉस अल्फा। सर ये होगा कितना? ई की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए भैया ये दूरी आर है और ये जो आपको दिया हुआ ये एक्स है। कितना? ये एक्स लिया था ना अपन ने। तो अगर ये एक्स है, ये अगर एक्स है, तो बताइए ये दूरी कितनी होगी ये वाली? सर ये तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट के बराबर हो जाएगी। तो बताइए इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर के क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएस की जगह पर क्या लिखेंगे अपन? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। और कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा। ये लीजिए भाई साहब आ गया फ्लक्स। अप्रोच वही है, बस आपको अप्रोच पर ध्यान देना होता है कि हमने पहले एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट का एरिया लिखा, उसके थ्रू फ्लक्स निकाला और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा सर ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिए इस एलिमेंटल रिंग के हर पॉइंट की दूरी ना यहां से सेम है। कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट के बराबर है। सही बात है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इस एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स हमने निकाल लिया। और अल्फा कौन सा एंगल है बच्चों? अल्फा हमने ये वाला एंगल लिया हुआ है, ये वाला एंगल। अल्फा को कहां से नाप रहे हैं? इस लाइन से नाप रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम कम से कम कितनी रेडियस की रिंग ले सकते हैं? सर मिनिमम 0 रेडियस की रिंग ले सकते हो। मैक्सिमम कितनी रिंग, कितनी बड़ी रिंग ले सकते हो? इतनी बड़ी। अब सोचिए अगर आपने इतनी बड़ी रिंग ली तो बताइए ये जो अल्फा होगा ना कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। और अगर आपने रिंग की रेडियस छोटी कर दी तो अल्फा भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी ना वो कहां से कहां तक वेरी कर रही होगी? वो 0 से लेकर के थीटा तक वेरी कर रही होगी। सही बात है बिल्कुल। मिनिमम 0 हो सकता है अल्फा और मैक्सिमम थीटा हो सकता है। क्लियर है? इतना फ्लक्स आ रहा है इस एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू। अब मुझे क्या करना है? टोटल फ्लक्स निकालना, तो इसको इंटीग्रेट कर देना है। कर दो भैया इसको इंटीग्रेट, आइए करते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द डिस्क पाई बराबर इंटीग्रेशन में डी फाई, जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। 2 पाई के क्यू, ये सब कांस्टेंट है, तो यहां से 2 पाई के क्यू ये सब बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कॉस अल्फा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बच रहा ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 पाई की जगह पर तो 2 पाई है। अच्छा के को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इनटू में क्यू, इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये बचेगा 4 पाई, ये 2 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये लीजिए भाई साहब फ्लक्स आ गया। अब ये जो फ्लक्स तुमने निकाला ये किसके लिए? ये पूरी डिस्क के लिए फ्लक्स आ गया। डी फाई किसका फ्लक्स था? एलिमेंट का फ्लक्स था। ये फाई पूरी डिस्क का फ्लक्स है। सही बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब मैथ ध्यान से देखिए, हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन साला ये अल्फा भी तो वेरिएबल है, अब क्या करेंगे? तो हम यहां पर इस इंटीग्रेशन को पहले से भी सॉल्व कर चुके हैं, अभी याद दिलाता हूं। हम इस इंटीग्रेशन को सीधा तो नहीं कर पाएंगे भैया, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। देखो क्या है वो टेक्निक। इस ट्राइंगल से टेन अल्फा देखिए बच्चों, टेन अल्फा कितना आ रहा है? सर टेन अल्फा आ रहा है एक्स बटे आर, ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा आर टेन अल्फा के बराबर, यही आ रहा है। इसका मतलब जहां जहां एक्स होगा ना वहां वहां पर मैं आर टेन अल्फा रख दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सर डीएक्स की जगह पर क्या रखोगे? तो बच्चों पहले तो आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स, आर की जगह पर आर है क्योंकि वो कांस्टेंट है। टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा और अल्फा का डिफरेंशिएशन डी अल्फा। तो जहां जहां पर डीएक्स होगा वहां वहां पर मैं आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा रखूंगा। क्लियर है? आइए रख देते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा की जगह पर कॉस अल्फा है, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर है और एक्स की जगह पर रख देंगे आर टेन अल्फा। ये बन जाएगा भाई साहब। डीएक्स की जगह पर क्या रखना है अपने को? आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। ये रखना ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। आइए इंटीग्रेशन करें।
फ्लक्स आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा, ये आर यहां से बाहर आ जाएगा, ये लीजिए बाहर ले लिया अपन ने, कॉस अल्फा इंटू में सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। और बच्चों यहां से भी क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक आर से आर कट जाएगा, कट गया। तो बताइए फ्लक्स कितना आ गया सर, फ्लक्स आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में कॉस अल्फा इंटू में सेक स्क्वायर अल्फा। बच्चों 1 + 10 स्क्वायर अल्फा क्या होता है सर, ये भी तो सेक स्क्वायर अल्फा ही होता है, इंटू डी अल्फा, ये लीजिए इससे कट गया। अच्छा सर ठीक है, अब इसको एक मिनट कॉस अल्फा या साइन अल्फा क्या था यार, बिल्कुल ठीक है, अल्फा यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, और KQ/R² + X², ये भी बिल्कुल ठीक है, KQ/ दूरी का स्क्वायर हो गया, 2πx की जगह पर 2πx है, dx की जगह पर dx है सर, ओके सर, कॉस अल्फा की जगह पर कॉस अल्फा है, बिल्कुल बराबर है, टेन अल्फा बराबर x/r है, ये भी ठीक है, तो dx बराबर r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। देखो हमने, अच्छा एक x अपन ने मिस कर दिया ना यहाँ पर यार, तो एक x जो है ना वो यहाँ पर आएगा अभी, ये रहा x, ये x ये रहा, ये रहा x है ना, ये वाला x अपन ने मिस कर दिया था, तो इस x को यहाँ पर पुट करेंगे अपन, तो x बराबर कितना था भाई, x बराबर था r tan अल्फा है ना, तो x की जगह अपन को r tan अल्फा और रखना है अभी तो, ओ तेरी तो, चलो इधर कर देते हैं थोड़ा सा, तो फ्लक्स बन जाएगा यहाँ पर, x की जगह पर अपन ने क्या रख दिया, सॉरी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और x की जगह पर अपन ने रख दिया r tan अल्फा, ये लीजिए, ओके, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पर r है बच्चों, और tan अल्फा की जगह पर tan अल्फा है, ये लीजिए। अच्छा फिर अपन ने एक r को यहां से बाहर निकाल लिया, तो ये r² बन जाएगा है ना भाई, और इस r² से r² कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं वापस, तो आगे की हम क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, फाई बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में क्या क्या बच रहा भाई देखना, tan अल्फा कॉस अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, इसको भी सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं बच्चों, इससे ये कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, केवल tan अल्फा कॉस अल्फा बचेगा, ठीक है। और इसको अभी आप और छोटा कर सकते हैं, tan अल्फा को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा इंटू में डी अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो बड़ा सा इंटीग्रेशन था ना, इतना बड़ा इंटीग्रेशन, वो एक छोटा सा इंटीग्रेशन बच गया, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन। और बच्चों साइन अल्फा का इंटीग्रेशन आई थिंक आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में साइन अल्फा इंटू में डी अल्फा। अब अल्फा की लिमिट क्या है भैया, अभी अपन ने देखा था कि अल्फा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, 0 से थीटा तक, तो आइए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 से थीटा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस में कॉस अल्फा, और अब लिमिट पुट करनी है 0 से थीटा, तो ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, ये लीजिए माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस लगा के एक लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये लीजिए भाई साहब ये भी पुट कर दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1, ये फ्लक्स आ गया। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। अब ये रिजल्ट, अब देखो मेरी बात को सुनना, अभी मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये तुमको याद होना चाहिए, इट इज मस्ट, रटना है, मस्ट है, वो फॉर्मूला रटना है कहने का मतलब। अब ये जो डेरिवेशन अपन ने किया ना, इसमें बहुत सारी मैथ्स आ रही है, दिख रहा है आपको है ना, 2-3 पेज की मैथ्स आ गई, तो बहुत सी बार क्या होता है ना, बड़े इंटीग्रेशन आते हैं तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे अपन ने वो एक्स को मिस कर दिया था वहां से है ना, इट्स अ कॉमन मिस्टेक। बट मैं क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिए,
ये जो पूरी रामायण है ना, ये आपको समझ में आई हो नहीं आई हो, नो प्रॉब्लम, बट ये रिजल्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ये वाला रिजल्ट, कि जब भी डिस्क देगा मुझे और मुझे यहां पर एक चार्ज रख के देगा और बोलेगा कि फ्लक्स बताओ, तो मैं सीधा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा कर सकता हूं। क्लियर है बात ये? अब इसको नोट करिए, ये रिजल्ट तुमको याद होना चाहिए, भले पूरा डेरिवेशन कोई बात नहीं, डेरिवेशन में इतनी दिक्कत नहीं है, वो याद रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए भैया, अब इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए स्क्रीन को पॉज करके, कर लिया भाई? फिर आप ये नोट करिए, ये इसको नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, इट्स नॉट ए बिग डील, आप इसको नोट करिए। यस, ये बनाना है आपको अच्छे से। हाँ जी, स्क्रीन को पॉज करके इसको बनाइए। चलिए फिर इसको बनाइए स्क्रीन को पॉज करके। हो गया भाई? चलो फिर इसको करिए। तो थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है इसका, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो गया भाई? चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर से जो अपन कर सकते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। Okay. ये 4r दूरी है, ये 3r दूरी है, ठीक है। और यहां पर बच्चों हमने एक चार्ज रखा हुआ है, और अब आपको क्या करना है, ये डिस्क कैसे रखी हुई बच्चों, ऐसे रखी हुई है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि फ्लक्स बताना है। तो इस चार्ज का फ्लक्स बताना है, इस डिस्क से कितना पास होगा। हो गया भाई? चलो, इसमें टाइम नहीं लगेगा इतना, अब तुमसे आराम से हो जाएगा अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो। देखो, हम्म ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या था? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस में कॉस थीटा, यही था, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा ये वाला एंगल होता था, हाँ क्या ना, ये वाला एंगल होता था सर थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थीटा कैसे निकाले? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों? हाँ, इसमें टेन थीटा बताना कितना आ रहा है सर? टेन थीटा आ रहा है 3r/4r, ये आ रहा है, आर से आर कटेगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 3/4 आ गया। क्या ये वैल्यू आपको याद है? टेन थीटा बराबर 3/4 कौन से ट्राइंगल में होती है? तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 37 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो याद रखना ये चीजें, टेन 37 की वैल्यू 3/4 होती है बच्चों, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, और कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, ठीक। इसी तरीके से टेन 53 की वैल्यू 4/3 होती है, साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, एंड कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना भैया, है ना, डेटा ही है, ठीक है। अब आते हैं अपन इधर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस में कॉस 37, 37 कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, तो ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस में 4/5। 1 माइनस 4/5 का मतलब कितना हो गया सर? 1/5 हो गया, और 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 10 हो गया, तो Q/2
10 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। सर क्या हम इसको किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं? तो जवाब है यस, कर सकते हो। वो इंटीग्रेशन वाला जो बड़ा सा डेरिवेशन अपन ने किया ना, वैसे कर सकते हो। बट क्यों डेरिवेशन करें भाई? हमने डेरिवेशन एक बार कर लिया, अब तो हमें केवल उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको भी फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है तो या तो आपको प्रोसेस आना चाहिए पूरा, कैसे करना होता है इंटीग्रेशन की टेक्निक से, अदरवाइज वो भी नहीं आता है तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। चलिए भैया, हो गया ये नोटेड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, साइन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का साइन कैसे लिया जाता है? ठीक है, अच्छा सर ठीक है, बता दो वो भी। ये कोई सरफेस है भैया, है ना, कोई रैंडम सी सरफेस है, और इसमें क्या हो रहा है कि फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही हूँ, ऐसे ऐसे एंटर हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरी जगह बना देता हूँ मैं, न्यू एंटर हो रही यूं। ठीक है, अच्छा एंट्री पॉइंट दिख रहा है तुमको? हाँ यहां पर ये एंट्री पॉइंट है, और एग्जिट पॉइंट वो भी दिख रहा है, ये एग्जिट पॉइंट है। तो ये तो हो गया एंट्री पॉइंट, और ये हो गया एग्जिट पॉइंट। साइन अपन तभी दिखा पाएंगे जब अपने को एंट्री और एग्जिट दिख रहा हो, है ना। अच्छा बच्चों, ये कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है। आलू मान लो, जैसे आलू है ना, वैसा सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस, 3D सरफेस। ठीक है, अच्छा अब एक क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कहां पर होता है? सर एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किधर की तरफ? बाहर की तरफ। तो अगर तुम यहां पर परपेंडिकुलर बनाओगे ना इस सरफेस पर, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, बिल्कुल बराबर है। और अगर तुम यहां पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, बिल्कुल बराबर है। ये लीजिए भाई साहब, बन गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? सर इस तरफ है, इधर की तरफ। ऐसे ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एंट्री पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ई और डीएस के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 से बड़ा है कि नहीं है? थीटा 90 से बड़ा है। हाँ बात तो सही कह रहे हो सर आप, 90 से बड़ा है ये। और एग्जिट पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 90 से छोटा है। यस और नॉट? बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो पॉजिटिव, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो नेगेटिव। सही बात है बिल्कुल। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा के बराबर। अच्छा सर ठीक है, ध्यान से देखो, एंट्री वाले पॉइंट पर, एंट्री वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव आया तो फ्लक्स भी नेगेटिव आएगा। और एग्जिट वाले पॉइंट पर ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, और थीटा की वैल्यू 90 से छोटी तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो फ्लक्स भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आज के बाद हम ध्यान रखेंगे कि अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो हमें उसको क्या ले लेना है? फ्लक्स अगर बाहर निकलेगा तो हमें उसको पॉजिटिव ले लेना है, और अगर फ्लक्स अंदर गुजरा है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो एंट्री पर पॉजिटिव, सॉरी एंट्री पर नेगेटिव, एग्जिट पर पॉजिटिव। फिर से बोल रहा हूं, फ्लक्स बाहर निकले तो पॉजिटिव, फ्लक्स अंदर आए तो नेगेटिव। क्लियर है बात? ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा अरे अगर तुम ध्यान से देखो ना तो एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं भाई, पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूं। हो गया भाई नोट? चलो अब समझना, एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऐसा पहले ही। देखो वो क्यूब वाला क्वेश्चन याद है तुमको? क्यूब वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, हाँ ये रहा ना सर, ये देखो इस क्यूब वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एंट्री पॉइंट कौन सा है सर? ये रहा, यहां पर ये इस सरफेस का एंट्री पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट ये रहा। मतलब 1 वाली सरफेस पर एग्जिट हो रहा है तो ध्यान से देखिए 1 का फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, 4 वाली सरफेस पर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो वहां पर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है। हाँ कि ना? ये तो अपन कह रहे हैं कि आज के बाद हम इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे
कि अगर कहीं से फ्लक्स बाहर निकले तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कहीं से अंदर आए तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जाम्पल देखो इसके। एक आलू के अंदर अपन ने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ फ्लक्स टू द सरफेस। तो ये जो आलू आपको दिख रहा है ना, आलू क्लोज सरफेस है ना, उस आलू के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा होगा ना, उसका साइन क्या होगा, सोचो जरा। सर साइन मतलब ये देखना है ना कि एंट्री हो रही है एग्जिट हो रहा है, यही तो देखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। याद करिए बच्चों, प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस कहां जाती है, बाहर की तरफ जाती है, तो प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। बिल्कुल ठीक है, बरोबर है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे जो जाती है बाहर। ध्यान से देखो, जितनी भी फील्ड लाइंस तुमने बनाई है, जितनी भी फील्ड लाइंस तुमने बनाई है, वो इस सरफेस के थ्रू अंदर आ रही है बाहर जा रही है। सर सारी की सारी फील्ड लाइन से सरफेस से बाहर जा रही है, मतलब एंट्री पॉइंट तो है ही नहीं, केवल एग्जिट ही एग्जिट हो रहा है। और चूंकि एग्जिट ही एग्जिट हो रहा है, इसलिए फ्लक्स का साइन इस वाले केस में पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बात है, कैसे आया। हाँ बिल्कुल ठीक है यार, ये तो समझ रहे हो बात को। और देखो एक और क्वेश्चन। अच्छा, अगर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख देता तो क्या होता, तो माइनस क्यू पर फील्ड लाइन से अंदर की तरफ आती, और अगर अंदर की तरफ आती तो क्या होता भाई, फिर तो नेगेटिव हो जाता। हाँ क्या ना। अच्छा, अब सोचो, एक और क्वेश्चन देखो। इसको बना लिया भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, उसी आलू के अंदर ना दो चार्ज रख देते हैं। कौन कौन से दो चार्ज, एक प्लस टू क्यू रख देते हैं, एक माइनस क्यू रख देते हैं, दो दो चार्ज रख दिए। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फ्लक्स का साइन क्या होगा, साइन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। सोचने के लिए तुमको मैं देता हूं पूरा 1 मिनट 60 सेकेंड। हो गया भाई, चलो। तो 60 सेकंड तक स्क्रीन पॉज करनी है ना, लेक्चर नहीं रोकना अपने को, स्क्रीन पॉज करनी है, ठीक है। हाँ जी, समझो इसको भी। सर यहां पर तो फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी अंदर भी आएंगी, बिल्कुल बराबर है, ऐसे बाहर भी निकल रही होंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ऐसे अंदर भी आ रही होंगी, ये भी सही है। लेकिन कौन सी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। अच्छा, नेट फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे। कौन से दो फ्लक्स को जोड़ना है, एग्जिट वाले फ्लक्स को और एंट्री वाले फ्लक्स को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये तो आएगा पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, और ये आएगा नेगेटिव, ये भी ठीक है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि कौन सा फ्लक्स ज्यादा है, एग्जिट वाला या एंट्री वाला। सर एग्जिट वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सर आपने एक पॉइंट लिखाया था हमको कि किसी भी चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में। याद है ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। हाँ पढ़ा तो था सर। किसी भी चार्ज से निकलने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल होती है, ये पढ़ा था। इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सर ये 2Q है और ये Q है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो ऑफकोर्स इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही होंगी एज कंपेयर टू दिस वन। इसका ज्यादा तो बाहर जा रही होंगी और अंदर की तरफ कम आ रही होंगी। तो सिंस फाई एग्जिट ज्यादा है एज कंपेयर टू फाई एंट्री, और इसी वजह से फाई नेट जो आएगा वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर से जो भी फ्लक्स होगा ना, वो टोटल पॉजिटिव के बराबर आ रहा होगा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो यार आप। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू होता, सोचना जरा, यहां पर प्लस क्यू यहां पर माइनस क्यू, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ले लेते, तो फ्लक्स कितना होता। सर तब तो जीरो हो जाता, क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आती उतनी बाहर भी जाती, तो टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। सिंपल सी बात है, यस और नॉट। अच्छा
ठीक है सर, और देखिए ये लो भाई, फिर से आलू लिया अपन ने एक, और अब यहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। साइन ऑफ फ्लक्स क्या होगा? साइन ऑफ फ्लक्स बता सकते हो? साइन ऑफ फ्लक्स क्या होगा? चलो स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो भाई, साइन ऑफ फ्लक्स क्या होगा? चलो भैया देखो, इस बार क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है एग्जिट हो रहा है? सर इस बार तो दोनों हो रहा है, और अगर दोनों हो रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि एग्जिट वाले को पॉजिटिव लिखना होता है और एंट्री वाले को नेगेटिव लिखना होता है। बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखिए, जितने फ्लक्स एंट्री कर रहे हैं उतने ही एग्जिट भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जितने फ्लक्स एंटर हो रहे हैं उतने ही एग्जिट भी हो रहे हैं, और चूंकि दोनों फ्लक्स बराबर हैं इसलिए फाइनाइट इस बार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं बात है ना? बिल्कुल, जितना आ रहे हैं अंदर उतने बाहर भी जा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया भाई? 0 हो गया। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। साइन समझ में आ गया भैया? साइन कैसे देखना है? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन और देखो, इसको नोट कर लेना भाई स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है? हम्म ये एक स्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये स्फीयर, और इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया बच्चों, क्यू, ठीक है? और अब हमने इसकी रेडियस ले ली, मान लो आर, ये भी ठीक है, ये लीजिए। और अब आपको क्या बताना है बच्चों? ये स्फीयर है ना, स्फीयर। आपको क्या बताना है? फ्लक्स बताना है। इसके थ्रू, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्या होगा? फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्या होगा? हम्म तुम्हारे हिसाब से साइन बता दो बस मुझे, पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए? सर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो यहां से तो फील्ड लाइंस केवल बाहर निकलेंगी, तो केवल एंट्री तो हो ही नहीं रही है, एग्जिट ही हो रहा है, तो फ्लक्स पॉजिटिव आना चाहिए। कितने लोगों के दिमाग में बात चमक गई थी? हाँ सर, कि नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि यार ये आ कितना रहा है, हमें तो वैल्यू भी निकालनी है ना। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ कि ना? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा, पहले फील्ड लाइंस में बना देता हूं, एक बार दो पांच आपके लिए फील्ड लाइन बना के दिखा देता हूं। ये लो, ऐसे बना दी मैंने, ऐसे जा रही होगी ना भाई, इससे फील्ड लाइन से ऐसे ही। ऐसे जा रही होंगी, ये भी ठीक है। अब सोचिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ है, वेरिएबल हुआ? वेरिएबल हुआ, बिल्कुल ठीक है। बच्चों अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएस एरिया का, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? सर ये तो एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये लीजिए, तो डीएस वेक्टर इधर आ गया। सही बात है ना भाई? बिल्कुल। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ लेना होता है? बाहर की तरफ। तो ये लीजिए, बाहर की तरफ आ गया। यहां पर एरिया वेक्टर किधर आएगा? सर इधर आ जाएगा। यहां पर एरिया वेक्टर किधर आएगा? सर इधर आ जाएगा। यहां पर किधर आएगा? सर इधर आ जाएगा। हमेशा बाहर की तरफ लेना होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये चूंकि चार्ज सेंटर पर रखा है ना भाई इसके, तो जितनी भी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी वो सब इसकी रेडियस की तरह काम करेगी। तो रेडियल डायरेक्शन में जा रही है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कितना होगा भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ये दूरी आर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर। यहां पर कितना होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? सर यहां पर भी हो जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम हो गई ना, हर एक पॉइंट पर। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अपन एक साथ ई डेल्टा एस कॉस थीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ई वेरी कर रहा है डायरेक्शन वाइज। तो हमने क्या किया, पहले एक एलिमेंट लिया, अब इस एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट,
तो डी फाई बराबर कितना हो गया, ई डी एस कॉस थीटा, यही होता है ना भाई। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सर मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया वेक्टर डीएस है, और डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, देखो हर पॉइंट पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कॉस 0 हो गया। ओके, तो ये बन जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर इंटू में डीएस। ये लीजिए छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आ गया। अब अगर ये छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स आ रहा है तो याद करो अगला स्टेप क्या होता है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आओ इसको इंटीग्रेट करें, के क्यू बटे में आर स्क्वायर इंटू में डीएस। अब इसमें से जो भी चीजें कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। सर के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, केवल डीएस का इंटीग्रेशन बचेगा। अरे ये डीएस क्या था सर, ये डीएस इस छोटे से एलिमेंट का एरिया था, और ये एरिया अपने कहां लिया था, स्फीयर के ऊपर। याद करिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और अगर छोटे छोटे से एलिमेंट के एरिया को जोड़ दिया, तो जैसे तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पर छोटे छोटे से एलिमेंट का एरिया तुमने बनाया, और उन सभी एलिमेंट के एरिया को जोड़ दिया, तो हमें पूरी दीवार का एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे से एलिमेंट की लेंथ अगर आपने जोड़ी तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ मिल जाती है। इसी तरीके से छोटे छोटे से एलिमेंट का एरिया जोड़ दिया तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया मिल जाएगा। तो बताइए इस स्फीयर का एरिया कितना है, सर ये तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये लीजिए के क्यू बटे में आर स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ये फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया स्फीयर के थ्रू, के क्यू इंटू में 4 पाई। तो सर क्या ये हमें याद रखना है, अभी बताता हूं। देखो के को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, हाँ कि ना, इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव में आना था भाई, ये तो हमें पहले से पता था। क्यों आना था पॉजिटिव, इसका रीजन आप जानते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इस रिजल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में, ठीक है। आप जब तक इसको नोट करिए अच्छे से पहले। नोटेड, चलिए ठीक है। ऑल राइट, तो भैया आज का खेला इधर ही रोकते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं होमवर्क अगर कुछ होगा मॉड्यूल में से तो मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी आपको लास्ट जो होमवर्क वाली स्लाइड है उस पर होमवर्क दिख जाएगा, अगर मॉड्यूल में से आपके पास होमवर्क होगा तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। चलिए बच्चों आज का खेला यहीं रोकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।